नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। ऐसे समय में जब हर तरफ दृश्यों का साम्राज्य फैलता जा रहा है तो शब्दों की सत्ता का सिकुड़ना लाजमी है। दृश्यों की अधिकता शब्दों को खोखला और हल्का बना रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि शब्द अब दृश्यों पर इतने निर्भर होते जा रहे हैं कि कहीं अपनी पहचान ही ना खो दें। शब्दों पर मंडराते इस संकट की तरफ इशारा करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे क्या कविताएं नहीं पढ़ी जा रही हैं, इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ कथाकार महेश कटारे और आलोचक डॉक्टर नलिन रंजन सिंह। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में बात करेंगे कविताओं की क्षीण होती प्रभाव क्षमता पर। समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ आज समीक्षा होगी ऋषिकेश सुलभ के उपन्यास दाता पीर की। और अंत में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का वीडियो स्तंभ न काहू से बैर। पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि कविताएं पढ़ी नहीं जा रही हैं। प्रकाशक कविता संग्रह छापना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके खरीदार नहीं हैं, यानी कविताओं को छापना घाटे का सौदा बन चुका है। लेकिन क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कविताओं के खिलाफ एक दुष्प्रचार चल रहा है, एक साजिश है कविताओं को दरकिनार करने की? आज की बहस का मुद्दा यही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कथाकार महेश कटारे और समालोचक डॉक्टर नलिन रंजन सिंह। ताना बाना में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नलिन जी, आपसे सवाल है कि ये अक्सर अब आजकल कहा जाने लगा है कि कविताएं पढ़ी नहीं जाती है, या प्रकाशक कविताएं इसलिए नहीं छाप रहे हैं, नहीं छापना चाहते हैं क्योंकि कविता संग्रहों के खरीदार नहीं हैं। तो क्या हिंदी के पाठक कविताओं से दूर हो गए हैं या वो कविता संग्रह खरीदते नहीं हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए मुकेश जी, ये बात जो है वो शायद उतनी ठीक नहीं है जितनी कि सुनने में लगती है कि नहीं, कविता नहीं बिक रही है। मैं मंगलेश डबराल की एक कविता का जिक्र करूंगा। मंगलेश ने कहा था कि कुछ देर के लिए मैं कवि था, फटी पुरानी कविताओं की मरम्मत करता हुआ, सोचता हुआ कविता की जरूरत किसे है। ये जो कविता की जरूरत किसे है का सवाल आपने भी किया है, ये आज की कविता की आलोचना के केंद्र में है। कविता की जरूरत किसे है, ये सवाल अपने आप में कविता के संकट की ओर ले जाता है कि कविता की का संकट क्या है। क्या कविता ने अपना अर्थ खो दिया है? क्या वो असंभव हो गई है? क्या वो हाशिए की विधा हो गई है? क्या वह दुर्ग्राह्य हो गई है? क्या वह एकरस हो गई है? क्या वह गतिहीन हो गई है? क्या कविता के सामने अब पहचान का संकट आ गया है, वो बिक नहीं रही है और प्रकाशक ये मान रहे हैं कि कविता छापना तो अब घाटे का सौदा हो गया है? ऐसा है नहीं। देखिए, पहचान के संकट का सवाल बहुत पहले भी आ चुका है। नंद किशोर नवल की एक किताब ही है कविता पहचान का संकट। तो ये संकट रहा है, हमेशा रहा है। कोई ये नई बात नहीं है। कविता गतिहीन वस्तु नहीं है, वो एक गतिशील वस्तु। लेकिन सब समय में कभी वो सुकवियों के रीझने का बहाना हो गई, कभी वो एकदम से खेल मान लिया गया उसे, कभी अतिशय अलंकारिक हो गई तो हृदयहीन कवियों की हो गई, कभी उसका कहा गया कि हम सौ लाद करके, जो कविता का शव लाद करके आगे बढ़ रहे हैं, या कभी कविता के प्रतिमान जो हैं वो बदल गए हैं, कभी कविता के उपमान मैले हो गए हैं। ये हर समय में कहा जाता रहा। लेकिन आप देखिए कि कविता हर समय में एक केंद्रीय विधा बनी रही, सबसे ज्यादा लिखी जाती रही। आज भी सर्वाधिक लिखी जाने वाली विधा कविता है। कोई भी पत्रिका आप उठा लीजिए, कविता आपको मिल जाएगी। नलिन जी, क्या कविताओं का के साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है?
अगर प्रकाशक नहीं छापना चाहते हैं, बाजार में कविता संग्रह नहीं चल रहे हैं, तो क्या पाठकों से कविताओं को दूर रखने की एक साजिश भी चल रही है? मुकेश जी, एक बात बता दें कि देखिए, ये बाजारवाद का दौर है। सतही संवेदना वाले कवियों से तो मामला चलना नहीं, और बाजारवाद संवेदना से भरी हुई कविताओं को भेद करके व्यावसायिक बना ले जाए, वह भी संभव नहीं है। क्योंकि कविता जो संवेदना से भरी होगी, अनुभव, विचार, भाषा और संवेदना के खंभे पे खड़ी होगी, वो कविता उतनी व्यावसायिक नहीं हो सकती। वो मंचीय कविता या हास्य कविता या व्यंग्य की जो बातें होती हैं या तुकबाजियां जो होती हैं, उनकी बात देखिए अलग है, लेकिन उनकी उम्र बहुत छोटी होगी। जिस कविता की हम बात कर रहे हैं, जिस गंभीर कविता की बात कर रहे हैं, वो निश्चय ही वो कविता के संकट से बड़ा आज के दौर में कवियों का संकट हो गया। लोग कवियों को जान रहे हैं, कविता को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि कवि अपने प्रचार प्रसार में इस तरह से डूबे हुए स्वयं या तो आत्ममुग्ध हैं या वो स्वयं अपना विज्ञापन करने में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी परंपरा जो चल पड़ी है भाई भतीजावाद की, कविता के जो कवि हैं वो कवि संपादक का गठजोड़ है, कवि आलोचक का गठजोड़ है, कवि प्रशासक का गठजोड़ है, तो कवि अध्यापक का गठजोड़ है। तो ये जो गठजोड़ों के सहारे चलने वाले कवि हैं, उनका तो देखिए चल पाना लंबे समय तक संभव नहीं है। लेकिन प्रकाशक अगर ये बात मानते हैं कि कविता नहीं बिकेगी, तो इतनी कविताएं छप कैसे रही, इतने संग्रह छप कैसे रहे? हर जगह आप किसी पुस्तक मेले में चले जाइए तो क्या कविता संग्रह आपको नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अगर वो बिकते नहीं तो वो छापते क्यों? बिल्कुल महेश जी, ये सवाल जो उठाया है नलिन जी ने कि जब बिकते नहीं तो छापते क्यों, बहुत बार ये कहा जाता है कि कवि तो अपने कविता संग्रह पैसे दे के भी छपवा रहे हैं, क्योंकि प्रकाशक छापना नहीं चाहते हैं कि भाई या तो किसी तरह से छाप दो, आप मुझे कुछ पैसे मत देना, या मेरे से पैसे ले लो लेकिन छाप दो। ये नौबत आ गई है कविता संग्रहों के साथ। आपकी टिप्पणी? किसी हद तक ये बात सही है कि अब कुछ कवियों के संग्रह, कुछ कवि ऐसे भी हैं जो पैसे दे करके अपनी कविताएं छपवा रहे हैं, और हम और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कुछ कवियों को, उनमें से जो कवि हैं जिनको जेन्युइन कवि कहा जाता है वह नहीं है, मगर कब बन करके वो अपनी कविताएं छपवा रहे हैं, पैसे भी देते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं तो एक ऐसी जगह का आदमी हूँ, पुरानी किस्म का आदमी हूँ, उस जगह का आदमी हूँ जो प्रायः कविता में अब ओझल होने लगा है। उस जगह का आदमी हूँ, जैसे मैं गांव देहात का आदमी हूँ, और गांव देहात अब कविता में प्रायः ओझल है। मैं नहीं समझता कि उसकी क्या वजह है। या तो ये वजह हो सकती है कि भाई गांव में लोग कविता को उसको खरीद करके उस ढंग से नहीं पढ़ सकते, जबकि अब एक ऐसी पीढ़ी गांव से उभर करके आ गई है जो कविताएं लिखती भी है और कविताएं खरीद करके पढ़ती भी है। तो इसलिए मैं ये बात तो नहीं मान करके चलता कि कविता खरीदी नहीं जा रही। मैं आपको अपनी ही बात बताऊं, मैंने पिछले महीनों में 3 कविता संग्रह खरीद करके पढ़े, उपलब्ध जब मुझे हुए। बहुत बड़ी बात यह है उपलब्धता की भी है कि उपलब्ध हो पाती है या किस तरह से हो पाती है, कैसे हो पाती है। अब एक बात चलिए कि अमेजन से आप मंगा लीजिए, हर आदमी, जैसे मैं हूं, मैं स्वयं नहीं जानता हूं, मुझे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है कि अमेजन से मैं किताबें मंगाऊं। जी, एक तो बात महेश जी, आप तो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आपका संबंध लिखने पढ़ने से है, तो आप तो खोज कर मंगा कर पढ़ लेंगे, लेकिन बात हो रही कि आम पाठकों में क्या दिलचस्पी है कविता को लेकर, या प्रकाशकों का ये आकलन सही है कि कविताएं नहीं पढ़ी जा रही, नहीं बिक रही, इसलिए मत छापो? उसी बात पे मैं आ रहा था कि कविता जो लिखी जा रही है वो इस तरह की कविता होनी चाहिए कि क्या वो आम आदमी से मेरा मतलब ये है कि जो थोड़ा पढ़ना लिखना जानता है, जो बहुत विद्वान है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा,
जो थोड़ा पढ़ना लिखना जानता है, क्या कविता उससे जाकर के जुड़ रही है? क्या उसे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं मेरे जीवन की या मेरे जैसे जीवन की बात की जा रही है? जैसे मैं आपको एक जरा सा उदाहरण दूं, किसी कवि ने ही लिखा है कि कविता लिखना इतना नहीं है आसान जितना सुबह सुबह सूरज का आंगन में उगना। यह एक कोशिश है मोमबत्ती से चट्टान पर लकीर उकेरने की। अब ये कोशिश होती है या कोशिश नहीं होती है? कुछ लोग हैं कि अपने लिख देते हैं कि हमने तो लिख दिया। बहुत बार कई कविताएं मेरी भी समझ में नहीं आती हैं कि भाई ये कविता क्या है और ये कविता क्यों है, और वो आ जाती है और उनका जिक्र भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, उनकी चर्चा भी हो जाती है। और बहुत बार ऐसी कविताएं भी होती हैं जो बहुत अच्छी हैं, जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, मगर जिनकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाती। मैं एक उदाहरण देख करके बात करना चाहूंगा। आपने शायद ही उसका नाम सुना हो, मैं संयोग से मैंने उसकी कविता पढ़ ली थी। कस्मे हीरालाल एक कविता संग्रह का नाम है, और ये कोई इलाहाबाद के सज्जन है जिन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। हीरालाल उनका नाम है, और इतनी अच्छी कविताएं हैं। उनका एक ही संग्रह आकर के रह गया। मुझे नहीं पता कि वो कितने लोगों ने पढ़ी, जीवन की वो कविता है, कितने लोगों ने उनको आगे लाने की कोशिश की। एक संग्रह उन्होंने अपने पैसे से छपवाया था, मुझे मिले थे, मैं उन्हें हैरान हो गया उनको देख करके। जीवन से जुड़ी हुई जो चीज होगी वो अवश्य ही आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा उसको सहारा और चाहिए। कविता अगर जीवन से नहीं जुड़ेगी तो कविता हो या साहित्य का और कोई भी माध्यम हो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं कविताओं का जिक्र कर रहा था आपसे। मैंने 3 संग्रह पढ़े। अभी एक लीलाधर मंडलोई का संग्रह आया है, ईश्वर कहीं नहीं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे लिखे में अगर दुख है और सबका नहीं, ऐसे लिखे को आग लगे। तो जब हम किसी संवेदना के स्थल को छूते हैं, कहीं संवेदना पर उंगली रखते हैं, किसी के दुख पर उंगली रखते हैं, तो निश्चय ही कोई ऐसी चीज है जो आदमी उसको पकड़ेगी, आदमी को पकड़ेगी, पाठक को पकड़ेगी, और पाठक उसको खोज करके अपने साथ में उसको लेना चाहेगा। कहीं कहीं आज मुझे लगता है कि ये कविता ऐसी हो रही है कि थोड़ी सी कविता भी पाठक से दूर होती जा रही है। बहुत बार ऐसी मांग होती है कि पाठक को कविता के पास पहुंचना चाहिए। कई बार ये मांग होती है। हो सकता है कि किसी स्तर पर ये सही हो, मगर मेरी समझ में पहली बात तो ये है कि कविता को पाठक तक पहुंचने की कोशिश, कवि तो क्या करेगा, किसी भी माध्यम से। जी नलिन जी, एक महत्वपूर्ण बात उठाई महेश जी ने कि कविता आम पाठकों से दूर हुई है। आम पाठकों से दूर कविता रची नहीं जा रही है, या जो रची जा रही है आम पाठकों से जुड़ी, आम जीवन से जुड़ी हुई, वो उन तक पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि प्रकाशक सेलिब्रिटी राइटर, सेलिब्रिटी पोएट के पीछे भाग रहे हैं। जो कविता संग्रह ज्यादा आते भी हैं वो गिने चुने नामों वाले होते हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जिनके नाम सब जानते हैं। लेकिन जो नए कवि हैं, अच्छे कवि हैं, जीवन से जुड़ी कविताएं लिख रहे हैं, क्या उनको वो लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए ये संकट पैदा हुआ है? नहीं मुकेश जी, देखिए ऐसा है कि मैंने शुरू में ही कहा कि संकट जो सतही संवेदना के सहारे लिखने वाले कवि हैं, या जो बहुत ज्यादा बाजार में छा जाने की अभिलाषा लेकर के प्रयास करने वाले खुद के कवि हैं, या जो कमजोर कविताओं को लेकर के ही ये सारे सवाल अधिक होते हैं। अब आप देखिए, महेश जी ने चर्चा कर दी है, कुछ उदाहरण दे दिए हैं, तो मैं भी उदाहरण दे। अब ज्ञानेंद्र पति की कविता ले लीजिए, चेतना पारिक कैसी हो, कितनी लोकप्रिय हुई कविता। नरेश सक्सेना जी को ले लीजिए, 80 साल के हो गए, सिर्फ 2 कविता संग्रह है, लेकिन बहुत चर्चित है, दोनों कविता संग्रह बहुत चर्चित है। तो ये संकट आता है। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले जब अपना निबंध लिखा था कविता क्या है, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के जो नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता है। ये बहुत पहले उन्होंने कहा था। लेकिन इसका रास्ता नामवर जी ने बताया था। जो बात महेश जी जिधर इशारा कर रहे थे कि
वो रास्ता है लोक का। लोक जो है वो अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली चीज है। जिन हीरालाल का ये नाम ले रहे हैं या जिन अन्य कवियों की चर्चा कर रहे हैं, नए कवियों की चर्चा कर रहे हैं, लोक तत्व से जो जुड़ाव वाले कवि हैं, उनकी कविताएं खूब पढ़ी जा रही हैं। केशव तिवारी का संग्रह देख लीजिए, तो काहे का मैं, खूब पढ़ा गया है। तो ऐसा नहीं है, जो अपनी जमीन से जुड़े हैं, जिनमें लोक संवेदना रची बसी है, जो कवि आम जन के सुख दुख को एक गहरी संवेदना के साथ व्यक्त कर रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं, वो पहचान भी बना रहे हैं, नए कवि भी पहचान बना रहे हैं। तो अगर ये इस पूरे संदर्भ में देखें, तो जिनके यहाँ विचार नहीं है, या जिनके यहाँ अनुभव नहीं है, या जिनके यहाँ भाषा नहीं है, या जिनके यहाँ संवेदना नहीं, उन कवियों को दिक्कत हो रही है। वो प्रकाशक को पैसे दे करके अपने को छपवा भी लेंगे, तो भी साहित्य की दुनिया में वे टिकने वाले नहीं है। संकट उनका है। संकट अच्छी कविताओं का न पहले था न आज है। ये आप देखिए, चाहे वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता की बात आई, अकविता आई, लेकिन अकविता के बाद 1980 में कविता की वापसी का वर्ष अशोक वाजपेयी ने कहा। कविता की वापसी हुई तो नए एकदम कवि आए, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, ये तमाम कवि आए और उन्होंने अपनी एक ताजा टटकी संवेदना के साथ लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाई। तो ऐसा नहीं है, जिनकी गहरी संवेदना से जुड़ी कविताएं वो पढ़ी जा रही। क्या आपको लगता है कि ये प्रकाशकों का रचा हुआ जाल है, जिसमें वो कविता संग्रह पैसे लेकर छापने का खेल भी खेल रहे हैं, और ये एक धारणा बना दी गई कि कथा जो साहित्य है वो ज्यादा बिकता है क्योंकि उसमें ज्यादा माल होता है। कविताएं तो आप आधा एक घंटे में पढ़ के खत्म कर सकते हैं, लेकिन कहानी संग्रह, उपन्यास आप थोड़ा इत्मीनान से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, बार बार भी पढ़ सकते हैं। क्या ये एक जो गुण है कथा साहित्य में, उसकी वजह से कविता संग्रह पर लोग पैसे खर्च नहीं करते हैं? मुकेश जी, आपको पता है कि कथा साहित्य के आने के पहले सब कुछ कविता में ही कहा जा रहा, ऐसा नहीं है। हाँ, जब प्रबंध काव्य एक तरह से धीरे धीरे समय के दबाव में, जो समय का दबाव आदमी के साथ आया, तो वो चुका, उसकी जगह उपन्यास ने ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहानियां लोकप्रिय हुई, कहानियों को लोकप्रियता के स्तर पर ले जाने में तमाम हंस जैसी पत्र पत्रिकाओं और अन्य पत्र पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका थी। राजेंद्र यादव ने उसका एक 80 के बाद माहौल भी बनाया, लेकिन कहानी के रहते हुए भी कविता बनी रही। आप देखिए कि कवि और कहानी, कविता और कहानी दोनों लिखने वाले, चाहे वो उदय प्रकाश हो, चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, चाहे विनोद कुमार शुक्ल हो, चाहे रघुवीर सहाय हो, राजकमल चौधरी हो, सबको देख लीजिए, किसी ने कविता का मोह नहीं छोड़ा, और कविता के नाते ही वे अपने समय में ज्यादा जाने गए। ऐसा नहीं है कि वे कहानी के नाते ज्यादा जाने गए। देखिए, विधाओं की लोकप्रियता समय के दबाव की चीज है। किस्सा गोई आकर्षित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे, फिर मैंने कहा कि वो लोक की परंपरा में है। जो लोक रस है किस्सा गोई का, वो कहानी को उस तक ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कविताएं पढ़ी जानी बंद हो गई हैं। कविताएं जल्दी खत्म होती हैं, लेकिन जुबान पर रचती बसती कविताएं ही। अब उस तरह की कविताएं कम लिखी जा रही हैं, तो ये संकट कवियों का संकट है, ये कविता का संकट नहीं है कि वो अच्छी कविताएं नहीं लिख पा रहे हैं। जब भी कोई पाठक गुनगुनाता है तो अच्छे गीत गुनगुनाता है, अच्छी गजलें गुनगुनाता है, वो याद रखता है तो अच्छी कविताओं को याद रखता है। क्यों नरेश सक्सेना की गिरना जैसी कविता याद रह जाती है? क्यों केदारनाथ सिंह की मुक्ति जैसी कविताएं याद रह जाती हैं? क्यों राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं, या हम सब अपराधी वाली जो कविता है कि सबसे बड़ा अपराध है निरपराधी होना आज की तारीख में, इस तरह की कविताएं क्यों बार बार पढ़ी जा रही हैं? क्योंकि ये कविताएं आम जन में रची बसी हैं, लोकप्रिय हैं, लोगों ने पढ़ा है, कंठस्थ कर लिया है। बिल्कुल। महेश जी, जो नलिन जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत होते हुए भी थोड़ा असहमत होना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जो कविताएं, जिन कविताओं का जिक्र कर रहे हैं और जिन कवियों का जिक्र कर रहे हैं,
उनमें से बहुत जी। कम कवि आम लोगों तक पहुंचे हैं। मतलब हाँ। साहित्य जगत में तो उनकी कविताएं याद की जाती हैं, कोट की जाती हैं, उनका जिक्र होता है, सब होता है, लेकिन आम जी। आदमी तक नहीं पहुंची है। तो क्या एक जो जी। बाजार भी बदला है, प्रकाशकों की जो रुचियां हैं या जो उनके स्वार्थ हैं, जिसमें वो जी। बड़ी संख्या में कमाई करना चाहते हैं और वो हल्के फुल्के कविता संग्रह और गजल संग्रह ये सब बेचने में उनको ज्यादा फायदा नजर आता है। जो कवि सम्मेलनी कवि हैं वो जी। सेलिब्रिटी बने हुए हैं, इसलिए जो दूसरे तरह के कवि हैं, गंभीर हैं, जो गूढ़ बात कहते हैं, उनका बाजार कम हुआ है और इसलिए ये धारणा चल पड़ी कि कविताएं नहीं बिकती हैं, नहीं छपती। मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी कि अच्छी रचना तो हर प्रकाशक छापना चाहता है। अब लाभ के लिए या अन्य किसी कारण से किसी पद प्रतिष्ठा वाला कोई आदमी हो या पैसे देने वाला आदमी हो, उस तरह से कुछ छपवा ले तो अलग बात है। अन्यथा अच्छी रचना, कविता हो या कहानी हो या कोई अन्य विधा हो, वो कोई भी प्रकाशक उसको छापना चाहेगा और आज भी पकड़ते हैं। आप देखिए दिल्ली में आपके देखते देखते कितने प्रकाशक हो गए और सब चाहते हैं कि एक अच्छा जेन्युइन रचनाकार उनके यहाँ छपे। कविता का संकट ये मुझे जो लगता है, आपने इतने नाम लिए नलिन जी ने और वो सब बड़े कवि हैं अपने समय के। कविता का संकट ये है कि कविता जिस तरह से मुहावरा बनती है, कोई कविता जो जो उन्होंने जिक्र भी किया और कुछ उदाहरण भी दिए उन्होंने पंक्तियों के, वो उस तरह से मुहावरा नहीं बन पा रही है कविता। हालांकि कई कवियों की बनी है। मैं भोपाल में ही भगवत रावत की कविता का अगर जिक्र करूं, मैं तो कहानी का आदमी हूँ, उपन्यास का आदमी हूँ, नाटक का आदमी हूँ, मगर कविता पे अगर मैं भगवत रावत का जिक्र करूं, उनकी जो पंक्तियां हैं कि हमने उनके घर देखे, घर भीतर तलघर देखे, हमने उनके डर देखे। देखिए कितने सामान्य तरीके से कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, कहां तक इसका अर्थ विस्तार होता जाता है। तो ये कविता क्या है? कविता एक मुहावरा बनकर के फिर आगे बढ़ गई। वही गालिब भी तो मुहावरा बनकर चलते हैं ना, जितने भी बड़े कवि हैं, एक मुहावरा उनका ऐसा होता है कि देखना तकरीर की लज्जत की जो मैंने कहा, मैंने जाना उसने जाना वो कि गोया ये भी मेरे दिल में। कविता तो वहां तक आगे बढ़ेगी ना। अब बहुत अगर कोई कई कविताएं ऐसी होती हैं, मेरे जैसा आदमी, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेशक इसमें कहीं कोई मुझे कहने में वो नहीं होता है, मगर मैं कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे कविताएं थोड़ी सी याद भी रहती हैं। और कविता के बारे में जैसे कहा गया है, पुरानी कहावत है इसको कि नवरस रुचिराम निर्मति माददती। अब रुचि तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी, उसमें रस तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। रस भले ही प्रतिरोध का हो, क्योंकि प्रतिरोध का भी एक अलग सौंदर्य होता है। प्रतिरोध का सौंदर्य कोई छोटा सौंदर्य नहीं होता है। कविता में थोड़ा रस हो, थोड़ा सौंदर्य हो, और इस तरह से अगर कविता चले, लोगों तक पहुंचे, तो फिर वो मुहावरा बन के आप आगे बढ़ती चली जाएगी, पढ़ती जाती। मुझे इसमें कहीं कोई कहने में ये नहीं है, मैं भले ही कहानियां लिखता हूँ, कविता केंद्र में हमेशा से रही है और केंद्र में हमेशा से लिखी, हमेशा रहेगी। मगर कविता लिखना कठिन भी है। आजकल तो आप देखेंगे, अगर मैं मैनेजर पांडे के शब्दों में कहूं तो ढेरों बोरों कविताएं लिखी जा रही हैं। अब उनमें से कोई कविता कितनी कविता है, अब ये और किस तरह से लोगों में आगे अपना स्थान बना पाती है, ये बड़ी बात है। प्रकाशकों का तो ये है कि वो तो अपना लाभ देखेंगे और देखते आए हैं, अब ज्यादा देखने लगे हैं तो वो तो भैया करेंगे। बाकी कवि को भी कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा कि लोगों तक कविता उनकी, बात उनकी पहुंचे। ये मेरा ऐसा बहुत छोटा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, प्रकाशक दो ही आदमियों को जानता है, एक वो जो उसको लाभ पहुंचा सके और एक वो जिनके न जुड़ने से उसे हानि। वो पूरी तरह से बाजार का मामला है। अगर उसको लगता है कि बहुत कोई मामला रुचिकर नहीं है लेकिन वहां से पैसा मिल सकता है, तो वो चुप मार के पीछे से पैसे लेकर के छाप देता है। वो बिके या न बिके, उसका घाटे का सौदा नहीं हो। लेकिन कोई भी प्रकाशक ऐसा नाम जो उसके प्रकाशन पे डेंट लगा दे, उसको नहीं खोना चाहता।
वो अपने यहाँ से छापना चाहता है, और उसके लिए प्रकाशकों के बीच होड़ लगते या विवाद होते भी मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैंने देखा है और जाना है, मेरे पास ऐसी तमाम सूचनाएं हैं कि एक प्रकाशक ने एक कवि का कोई संग्रह ले लिया और दूसरे प्रकाशक ने कहा कि नहीं साहब, आपके तो तमाम संग्रह हमारे यहाँ से छपे हुए हैं, आप उनको क्यों दे रहे हैं, हमको दीजिए, और कवि के घर तक पहुंच करके पांडुलिपि उठा ली। ऐसे भी कवि हैं, ऐसा है। तो ये सब भी हो रहा है। देखिए, कविता का एक बड़ा जो कवियों को शिकायत है, वो आलोचकों से शिकायत है। बहुत ज्यादा उनकी शिकायत प्रकाशकों के साथ साथ आलोचकों से भी है, और आलोचकों से उनकी शिकायत ये है कि बल्कि अनुर्वर हो गई है कविता की आलोचना, और वो कवियों की पहचान नहीं कर पा रहे। उसमें दोहरा संकट है। एक तो ये कि सोशल मीडिया के दौर में अब कोई भी कवि हो जाए सहज संभाव्य है, तो एक तो ये संकट हो गया है, और दूसरे यह संकट है। जुड़े सवालों पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे विस्तार से, समय खत्म हो रहा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी बस चाहता हूँ आप दोनों से, बिल्कुल छोटी छोटी, कि क्या कवियों को, जैसे पहले हमारे बड़े कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेते थे, कविताएं पढ़ते थे, उससे जो पाठक हैं, श्रोता है, उनसे संबंध बनते थे, वो खत्म हो गया। क्या वो पुल फिर से बनाने की जरूरत आप महसूस करते हैं इस माहौल में? बिल्कुल। देखिए, पुल तो हमेशा बना रहना चाहिए। पुल तो एक ऐसा शब्द ही है जो जोड़ता है, जो आवागमन के लिए मार्ग सुगम करता है। इस पार से उस पार आप जाते हैं, इसलिए वो पुल तो बना रहना चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं। जी महेश जी, मैं बिल्कुल, अगर कोई भी अगर अच्छा कवि है, श्रेष्ठ कवि है या सामान्य कवि है, उसको अपनी रचना को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास तो करना चाहिए और लोगों से जुड़ना चाहिए। और लोगों से तो इसलिए भी जुड़ना चाहिए कि जब तक लोगों के बीच में वो नहीं पहुंचेगा कवि, तब तक समाज की और लोगों की जरूरत की और समस्याओं को और उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो अवसाद हैं, उनके उल्लास हैं, उनको कविता कैसे व्यक्त कर पाएगी। दूसरी एक बात और बहुत जरूरी ये है, और मैं नलिन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे बार बार ये लगता है कि भाषा की तरफ आज के जो अनेक कवि हैं, मैं बड़े कवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा की तरफ, शब्दों की तरफ उनका और शब्दों के अर्थ की तरफ उनका बहुत कम ध्यान है। कविताएं किसी जोम में या किसी नारेबाजी के तहत लिखी जाती हैं, मगर जो शब्द के अर्थ हैं, बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि फूल कहाँ लिखा जाना चाहिए, सुमन कहाँ लिखा जाना चाहिए, पुष्प कहाँ लिखा जाना चाहिए। भाषा के बारे में बड़ी कमजोरी है। नागार्जुन स्वयं कहते थे कि भैया पहले तो आप कुछ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। परसाई जी ने मुझसे कहा था कि भैया इतने इतने तुम नाम गिना रहे हो, उन दिनों हम नए नए प्रगतिशील हुए थे तो बड़ी प्याज खाते थे, तो परसाई जी ने उन्होंने पूछा क्या पढ़ रहे हो, हमने 2-4 नाम गिना दिए, जो बड़े बड़े नाम थे हमें बताए गए थे। परसाई जी ने मुझसे कहा था कि भैया ऐसा काम कीजिए, थोड़ी बहुत रामायण महाभारत भी पढ़ लिया कीजिए और थोड़े शब्दों के ऊपर भी ध्यान दे लिया कीजिए। तो ये जो बात है कवियों में भी आजकल मैं देख रहा हूँ कई है, और बहुत बिक भी रहे हैं किसी न किसी कारणवश। ऐसा नहीं कि नहीं, दो 3 संस्करण निकल चुके हैं, मेरे मित्र हैं उनमें से कई, मगर शब्दों पे, भाषा पे उनका इतना ध्यान नहीं है। कई बार तो मुझे सिर पकड़ना पड़ता है, मेरे जैसे आदमी को, कम पढ़े लिखे को, कि भैया इस तरह से किस शब्द भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, किन शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये भी करना पड़ेगा। और भाषा मिलेगी निश्चय ही जब जनता के बीच में पहुंचेंगे। जो लोक की बात की थी नलिन जी ने, लोक के पास अगर पहुंचेंगे कवि, कोई भी कवि पहुंचेगा तो उसको बड़े शक्तिशाली शब्द, बड़े अच्छे शब्द, टटके शब्द जिनको हम कहते हैं, वो शब्द वहां पर मिलेंगे और कविता की जरूरत तो रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वो सामने बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इतना तय है कि कविता पढ़ी भी जा रही है और कविताओं को लोग पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उस तरह की कविताएं भी लिखी जानी चाहिए जो लोक मानस को छुए, उनको आकर्षित करें, उनको पढ़ने के लिए बाध्य करें। और उसी तरफ से अगर जनता से ये मांग उठेगी तो प्रकाशक भी उनके सामने नतमस्तक होंगे ही, भले ही उनके बहुत सारे प्रपंच साथ में चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी महसूस करते हैं कि कविता हिंदी समाज की प्राथमिकता में नहीं है।
उनके मुताबिक दूसरी आवाज़ें इस कदर हावी हो गई हैं कि कविता की आवाज़ दब गई है और उसकी प्रभाव क्षमता में भी कमी आ रही है। देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज़। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं कविता पर बात करना चाहता हूं। पहले मैं सोचने लगा कि दूसरी आवाज क्यों कहा हमने इस कार्यक्रम को। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, उसमें कविता या साहित्य की तो दूसरी आवाज नहीं है। पहली आवाज तो राजनीति की है, दूसरी आवाज धर्म की है, तीसरी आवाज जो बेहद शोरगुल, झगड़े झांसे से भरी हुई है वो मीडिया की है, चौथी आवाज रोजमर्रा की जिंदगी की है, तो शायद पांचवी छठी आवाज हमारी होगी। मैं जब छोटा था, 13 बरस का, मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में, जहां सौभाग्य से एक विश्वविद्यालय था और अब तो काफी पुराना हो चुका, वहां कवि शह प्रार्थी था। तो एक कवियों की छोटी सी गोष्ठी हो रही थी किसी कमरे में, और एक बुजुर्गवार थे जो उस अध्यक्षता कर रहे थे। तो एक कवि अपनी कुछ कविताएं सुना रहा था। इतने में चाय के प्यालों की खनक सुनाई दी, तो अध्यक्ष महोदय का ध्यान उस ओर चला गया। तो जो कवि अपनी कविताएं पढ़ रहे थे वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी कविताएं सुना रहा हूं और आप चाय के प्यालों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हालांकि वो बुजुर्गवार कभी अंग्रेजी बोलते हों, ऐसा इम्कान हमको नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अंग्रेजी में कि नो, पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर। तब से मुझे ये सबक मिल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में, ऐसे समाज में कविता लिखने जा रहा हूं जिसमें कविता से बेहतर बहुत सारी चीजें होंगी। तो बहरहाल मैंने अपने लिए कविता का ही रास्ता चुना, पर शुरू से ही मुझे ये, आप कहें तो, साहित्य की एक ट्रैजिक दृष्टि मिल गई थी, जिसमें मुझे लगता था और लगता है कि साहित्य और कविता उन शक्तियों में से नहीं रह गए जो मानवीय स्थिति और मानवीय नियति को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। पर फिर भी लेखक और कवि ऐसे लिखते हैं मानो उनके लिखने से कुछ बदलता है, कुछ फर्क पड़ता है। हो सकता है एक निरा भ्रम हो, तो मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि इस भ्रम में मैं पिछले 65 वर्षों से पड़ा हुआ हूं और अभी तक इस भ्रम से मुक्त नहीं हो पाया। क्यों देखें तो इस समय हिंदी भाषी समाज जैसा है, हिंसा, हत्या, बलात्कार, भेदभाव, अन्याय, जाति विद्वेष, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, घृणा से बजाता हुआ सा, और जिसमें झूठ, नफरत, हिंसा इस कदर भर गई है भाषा में कि उसमें कविता लिखना अपने आत्म और समय को, अपने सच्चाई को, सच को
किसी तरह से बचाने की चेष्टा है। ये भी हो सकता है कि हमें भ्रम हो कि हमारे पास सच है। हम सच का दावा नहीं करते, हम सिर्फ इतनी हिम्मत और कई बार हिमाकत करते हैं कि हमें जो सच लग रहा है उसको भाषा में विन्यस्त और व्यक्त कर सकें। सच का दावा करने वाले तो राजनेता, धर्म नेता, मीडिया प्रणेता इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, पर अपने समय की सच्चाई को हिम्मत से दर्ज करने की कोशिश लेखक और कवि जरूर करते हैं। एक जमाने में एक बड़े ब्रिटिश कवि शैली ने कहा था कि कवि ऐसे लोग होते हैं जिनको जो संसार के अनपहचाने विधायक होते हैं। उसको फिर बाद में एक दूसरे पश्चिमी कवि ने संशोधित करके या परिवर्तित करके कहा कि कवि वो लोग होते हैं जो अनपहचाने संसार के विधायक होते हैं। हमारे अपने कवि कबीर ने कहा है शब्द की महिमा में कि ताते अनचिन्हार में चीन्हा। तो ये जो कविता का एक काम है, अपने समय में जो अनचीन्हा जा रहा हो उसको किसी हद तक चीन सके और इस चिन्हार को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। भाषा का संकट हमेशा बना रहता है और हमारे समय में लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इस मानी में कि भाषा का अनेक स्तरों पर अवमूल्यन हो रहा है। उस अवमूल्यन का मुख्य कारण ये है कि भाषा का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, लोगों को तोड़ने और उनमें भेदभाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल लगातार सैकड़ों झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल तरह तरह की दुर्व्याख्याएं फैलाने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल अज्ञान को फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है और इस सब के बीच कविता को अपनी जगह बनानी होती है, अपनी जगह बचानी होती है और भाषा की जो जोड़ने वाली शक्ति है, जो साझेपन को बढ़ाने वाली शक्ति है, जो साझा करने की शक्ति है, जो परस्परता की ओर ले जाने की शक्ति है, जो संवाद की शक्ति है और जो मानवीयता के पुनर्वास की शक्ति है, उसको उद्बुद्ध करने की और यथासंभव उसका उपयोग करने की चेष्टा है। तो कविता हमेशा उम्मीद की विधा होती है। वो कितनी ही नाउम्मीदी का बखान क्यों न करे, कितनी ही नाउम्मीदी से क्यों न उपजे, अंततः कविता होने का मतलब ही है कि भाषा में उम्मीद बची है। जाने माने कथाकार एवं नाट्य लेखक ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास दाता पीर इस शिकायत को कम करता है कि गैर मुस्लिम हिंदी लेखक मुस्लिम समाज को बहुत कम जानते हैं और उसके बारे में लिखते तो और भी कम हैं। दाता पीर में ऋषिकेश सुलभ ने निम्न वर्गीय मुसलमानों के जीवन संघर्ष को बहुत ही विश्वसनीय तरीके से उकेरा है। तो आइए उनके इस उपन्यास पर बात करते हैं जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ। ताना बाना में आपका स्वागत है। अपूर्वानंद जी, दाता पीर
हम लोग अक्सर ये कहते रहे हैं, बातचीत होती रही, ये प्रश्न बड़े दिनों से, बड़े सालों से हिंदी साहित्य में उठता रहा है कि जो गैर मुस्लिम हिंदी में लिखने वाले लेखक हैं, वो मुस्लिम जनजीवन को बहुत कम चित्रित कर पाते हैं, अपने उपन्यासों में, अपनी रचनाओं में ला पाते हैं। तो दाता पीर मुझे एक उपन्यास आज के समय में ऐसा मिला है जिसमें एक तरह से पूरा मुस्लिम समाज पर ही केंद्रित है, और ये भी अभिजात्य वर्गीय मुस्लिम समाज नहीं है, निम्न वर्गीय है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें सांप्रदायिकता के सवाल पर केंद्रित नहीं है। ये मूलतः जो भी मुसलमानों के बारे में लिखा जाता है वो हिंदू मुस्लिम संबंधों को ध्यान में रखकर, यहाँ पर दूसरे मुद्दे हावी हैं। आपकी टिप्पणी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह उपन्यास की खासियत है। एक तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस कमी की शिकायत करते हैं कि गैर मुस्लिम कथाकार मुसलमानों की ज़िंदगी की कहानी या मुसलमान ज़िंदगी की कहानी नहीं कहते हैं और मुसलमान पात्र नहीं है। और इसका एक मतलब यह भी है कि हमारे साझी ज़िंदगी की जो दावा हम करते हैं कि हमारी एक साझा ज़िंदगी है, उस दावे पर भी फिर से सोचने की ज़रूरत है। वह दावा कितना ठीक है, हम कितना जानते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन पटना और बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू मुसलमान शताब्दियों से अगल बगल रहते आए हैं। ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें वे अगल बगल रहते आए हैं, और ऐसे पूरे के पूरे मोहल्ले हैं जो मुसलमानों से भरे हुए हैं, लेकिन जिनके बिना हिंदुओं का काम नहीं चलता। तो एक तरह से हम एक दूसरे की ज़िंदगी साझा करते हैं, और इस लिहाज से यह उपन्यास ऋषिकेश सुलभ का, जो राजकमल प्रकाशन ने छापा है, दाता पीर, वह उपन्यास महत्वपूर्ण है कि जैसा आपने कहा कि एक तो मुसलमान शब्द आते ही हम तुरंत उसे मुसलमान विरोधी हिंसा का एक फ्रेम है, एक खांचा है, उसके भीतर रखकर फिर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह मुसलमानों की जिंदगी को देखता है यह उपन्यास, और उनका वर्णन करता है, और वह भी जो अभिजात वर्गीय मुसलमान नहीं है, बहुत ही साधारण, बल्कि साधारण में भी वैसे जो आपको दिखलाई नहीं पड़ते हैं, यानी कब्र खोदने वाले मुजाविर या फिर खाल का धंधा करने वाले, बहुत ही निम्न वर्गीय मुसलमान, उनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जिंदगियों की कहानी ये उपन्यास कहता है। और उसमें भी इस उपन्यास के केंद्र में औरतें हैं, महिला पात्र हैं, वह भी एक खास बात है। रसीदन हो, अमीना हो, जो दिखलाई नहीं पड़ती हैं लेकिन जिनकी कहानी है, मदीहा बानो हो, तो ये चुन्नी हो, ये सारी औरतें, और ज़्यादातर औरतें आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल भी हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा वह निम्न वर्गीय हैं, और जिन्हें हम अशिक्षित कहेंगे, अशिक्षित और निरक्षर भी हैं, ऐसी औरतें। तो इस लिहाज से इस उपन्यास को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। जी, और दूसरी बात उल्लेखनीय इस उपन्यास की मुझे ये लगती है कि ऐसा नहीं लगता है कि ये इसमें कृत्रिमता कहीं दिखती हो, कि जो लेखक है वो प्रयास पूर्वक मुसलमानों के बारे में या मुस्लिम जीवन के बारे में लिख रहा है। पूरे उसका अधिकार दिखता है, चाहे उनका जनजीवन का संबंध हो या उनकी भाषा को लेकर जिस तरह से उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया, जिस भाषा में अपनी रचना की है, ये दोनों चीजें हैं जो इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यह एक तरह की विडंबना ही है कि हमें इस पर चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि उपन्यासकार या लेखक किसी भी विषय पर और किसी भी समाज की जिंदगी पर लिख सकता है, लेकिन भारत में अक्सर हमें इस पर बात करनी पड़ती है, और वह इसलिए कि हम अपने पड़ोसियों को बहुत कम जानते हैं या बहुत कम जानना चाहते हैं। अमृतलाल नागर जैसे उपन्यासकार हमारे यहाँ हुए हैं, जिन्होंने वैसे लोगों के जीवन पर लिखा है जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं था,
तो इसलिए अमृतलाल नागर के बारे में कहा जाता है कि शोध उनके उपन्यास में झलकता है। बहुत नाचियो गोपाल। लेकिन जी हाँ, और भी दूसरे उपन्यास हैं उनके। तो अमृतलाल नागर शोध करने वाले उपन्यास हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर उपन्यास में एक प्रकार की शोधात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि उससे उपन्यास में विस्तार आता है, गहराई आती है और प्रामाणिकता भी आती है। आखिरकार उपन्यास वर्णन करता है और वो उपन्यासकार अपने पाठक को विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह जो कह रहा है वो सच है। तो उसके लिए भी काफी शोध परखता और शोधात्मकता की आवश्यकता है, और वो इस उपन्यास में झलकता है। यह भी कि उपन्यासकार को इसकी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह दिखे नहीं, तो वह कुछ इस तरह रच बस जाए आपका शोध कि आपकी कहानी प्रामाणिक लगने लगे। यह चीज इसमें दिखती है। आप पटना की गलियों का नाम देखें, पटना के मोहल्लों का नाम देखें, उनका इतिहास देखें, या मज़ारों और पीरों का इतिहास देखें अलग अलग जगहों का, तो जाहिर है कि यह शोध का नतीजा है। लेकिन ये एक स्वाभाविक कहानी में गुथी हुई ये बातें चली आती हैं। यह मुझे इस उपन्यास की खासियत जी मालूम पड़ती है। इसमें ढेर भाषा सारी के प्रेम बारे में कहानी। आपने सॉरी ठीक कहा। जी बिहार की हिंदी के बारे में दूसरी जगह की के हिंदी भाषी ये बोलते भी हैं कि बहुत ज़्यादा उर्दू मिली हुई है। तो ये बिहार की हिंदी की खासियत भी है। ऋषिकेश सुलभ भोजपुरी बोलने वाले हैं, और भोजपुरी में काफ़ी उर्दू मिली हुई है। तो उर्दू एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है बिहार के हिंदी वालों के लिए। जी लेकिन मैं यहाँ भाषा के बारे में एक चीज मैंने नोट की जो शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार वो भाषा भी एकदम से जो शुद्ध हिंदी जिसको वो कहा जाता है वहां भी चली जाती है। तो वहां लगता है कि यहाँ पर शायद लेखक की सीमा है कि जब उस तरह की चीजों को व्यक्त वो करना चीज़ें होता है, बहुत ही जब भावनात्मक क्षण आते हैं तो वो उस भाषा में चला जाता है। हाँ, मतलब वो मुझे कोई उसको मैं नकारात्मक ढंग से नहीं देखना चाहूँगा। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इधर जो कहानीकारों में, और सुलभ जी तो पुराने कथाकार हुए, लेकिन हिंदी गद्य में और हिंदी कथा में जो एक चीज़ दिखलाई पड़ रही है, जिसको लेकर विचार किया जाना चाहिए, वह है काफ़ी भावुकता या काव्यात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास, और उसके चलते भाषा कृत्रिम होने लगती है। और वह आपको इस उपन्यास में एकाधिक जगह दिखलाई पड़ेगा, जहाँ जिसको आपने कहा कि भाषा अचानक छिटक जाती है, जो प्रवाह है उससे छिटक जाती है। बहुत जगह जो कविता का इस्तेमाल किया गया है, उर्दू शायरी का, बाकी चीज़ों का, उस इस्तेमाल को भी देखने की आवश्यकता है। तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि आप भाषा के 2 रजिस्टर लेकर यहाँ आ रहे हैं, और वह एक कुशल कथाकार कर सकता है। लेकिन वो क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है? जैसा मैंने कहा कि गद्य में काव्यात्मकता का क्या अर्थ है, उपन्यास में काव्यात्मकता का क्या अर्थ है? दूसरे की अति भावुकता या भावुकता आप रचने की कोशिश गद्य में कब करते हैं, और उससे उपन्यास कैसे फिसलने लगता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर इस उपन्यास को पढ़ते हुए ध्यान जाता है जिनकी ओर। क्या ये भावुकता इस वजह से भी इसमें अधिक दिखती है कि बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, और जब प्रेम कहानियों में आप जाते हैं तो ये अनिवार्य हो जाता है कि आप भाषा और कंटेंट के लेवल पे भी भावनात्मक हो जाते हैं, होना पड़ता है आप। देखिए, प्रेम एक बहुत कठिन प्रत्यय है, कथाकारों के लिए भी और कवियों के लिए भी, उसको साधना। और इस उपन्यास ने वो खतरा उठाया है कि इस लगभग हर पात्र मोहब्बत में मुब्तला है। किसी की मोहब्बत सफल होती है, एक ही मोहब्बत सफल होती हुई दिखलाई पड़ती है, लेकिन प्रायः उसका त्रासद अंत है। आप जितने जोड़े देखते हैं, जितनी मोहब्बतों के किस्से देखते हैं, वो सब त्रासद है। तो नहीं, चुन्नी की प्रेम कहानी तो सफल रही। मैंने वही कहा, एक को अगर आप छोड़ दें, चुन्नी को अगर जी आप छोड़ दें, तो प्रायः असफल, त्रासद,
और इतनी ज्यादा त्रासदी अगर इकट्ठा कर दी जाए एक ही उपन्यास में, तो उसको संभालना उपन्यास के लिए कठिन हो जाता है और खुद उपन्यासकार के लिए उसका निर्वाह करना कठिन होता है। तो मैंने कहा कि प्रेम बहुत ही खतरनाक है, एक तरह की दुधारी तलवार है लेखक के लिए, उसको साधना कैसे करे। और फिर अगर आप एक ही उपन्यास में इतनी ज्यादा त्रासदी भर देंगे जिसमें पाठक की करुणा एक तरह से लेने का प्रयास सारे पात्र कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन इतना त्रासद होता जा रहा है। आप समद का अंत समदू फकीर में होता है, तो वह भी एक प्रेम कहानी के असफल होने पर, तो वह जो आध्यात्मिक यात्रा है, वह आध्यात्मिक यात्रा भी एक प्रेम के असफल होने का परिणाम है। तो यह आपने ठीक कहा कि संभवतः उसके चलते है यह अति भावुकता, लेकिन मैंने कहा कि उसमें खतरा है, उसको उपन्यास संभाल पाता है कि नहीं, यह पाठक पढ़ के देखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत पहले नामवर सिंह को कहानियों पर पढ़ते हुए मैंने नोट किया था 40 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत मैंने एक ही कहानी में या एक ही उपन्यास में आप दुख ही दुख, एक के बाद दुख, त्रासदी इकट्ठा करते चले जाएं, तो यह एक आसान तरीका है पाठक के दिल में जगह बनाने का, और यह आसान तरीका नहीं अपनाना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या आपको ये भी लगता है कि जब इतनी सारी प्रेम कहानियां होती हैं तो आप गहराई में कम उतरते हैं, फिर चरित्रों की को भी आप उतनी गहराई से प्रकट नहीं कर पाते? हाँ, मैं रसीदन बी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता, मैं अमीना के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहता। तो अमीना की ज़िंदगी आखिरकार अगर आप देखें तो किस चीज़ पे घूम रही है, वो सिर्फ एक मोहब्बत और उसी पर वह ख़त्म हो जाती है अमीना। तो फिर अमीना है क्या? रसीदन शुरू से अंत तक है, लेकिन रसीदन भी एक गहरा और जटिल चरित्र नहीं बन पाता है। तो चुन्नी काफ़ी कम देर के लिए इसमें आती है, जो एक ताकतवर पात्र बन सकती थी। बबीता दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन बबीता के बारे में भी हम बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं। तो उपन्यास से जो उम्मीद की जाती है कि एक गहराई, एक विस्तार, गहराई भी होगी और विस्तार भी होगा, उसमें निराशा होती है, क्योंकि इन सारे पात्रों में संभावना बहुत ज़्यादा थी। या आप अगर साबिर का जो मामा घर है, फ़हीम बख्श और उनके भाई और उनकी ममानिया, तो उनका किस्सा भी अगर आप जानना चाहें तो बहुत नहीं मालूम होता है ये। और एक जो चीज़ मुझे थोड़ा परेशान करती है वो ये कि इसमें बहुत सारे पात्र काफ़ी तिकड़मबाजी करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो साधारण पात्र हैं, निम्न वर्गीय पात्र हैं, जीने के संघर्ष में लगे हुए हैं, और उसमें यह होता है, लेकिन उसने उसको फांस लिया, उसने उसको फंसा दिया, इस तरह के वाक्य, इनसे थोड़ी परेशानी होती है। जी। क्या आपको इससे भी थोड़ी परेशानी होती है कि पूरे उपन्यास में एक तरह की पीर, फ़कीर और इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि कोई ठीक है, इसमें इन्होंने कवर में लिखा है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं की गई उपन्यास, लेकिन आप वैचारिक स्तर पर अंततः क्या स्थापित करता है कोई उपन्यास, वो भी आप देखते हैं। केवल उसके पढ़ने का आनंद ही नहीं होता है, उससे आपको क्या मिल रहा है अंततः, क्या इसमें वो आपने ये कमी महसूस की? हाँ, जैसे ये उपन्यास वास्तव में दाता पीर, इस नाम को क्यों यह नाम है, यह हमें पता नहीं चलता है। दाता पीर क्यों नाम है? हालांकि दाता पीर हैं, आप शाहजहां को भी देखते हैं, और फिर वो दूसरी जगह भी एक दरगाह को देखते हैं, और समद तो फ़कीर हो ही गया है, उसे आप देखते हैं। और ये चलता रहता है, काले फ़कीर और फिर समद जो कि सफ़ेद जुब्बा पहनता है, तो वह विरोध पैदा, एक काला जुब्बा और एक सफ़ेद जुब्बा, वो सपने में आते रहते हैं। लेकिन है क्या हुआ? अगर एक प्रकार की
आध्यात्मिकता भी है इसमें, तो वह भी बहुत संप्रेषित नहीं हो पाता है। यानी वह जो युक्ति है उपन्यासकार की, वो बहुत कामयाब नहीं होती है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप फकीर लाएं या दरगाहें लाएं, और वो आनी चाहिए, उनकी कहानियां होनी चाहिए, और लेकिन वह क्यों है? क्या वह सिर्फ जो रसीदन हैं या अमीना हैं, इनकी एक लाचार जिंदगी है, उस लाचार जिंदगी को, जिनकी जिंदगी का अर्थ नहीं बन पाता है, उसको सिर्फ सहारा देने के लिए, और इसीलिए अंत में समद आ जाते हैं रसीदन के पास, जो यानी अपना शाहजहां का छोड़कर वो यहाँ चले आते हैं और कहते हैं कि हम अब यहीं रहेंगे दाता पीर मनिहारी के हुजूर में। तो वह आते हैं क्यों? वह अपनी बहन बाजी के चलते आते हैं। तो यह माने सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच का द्वंद्व भी बहुत खिलता नहीं है इस उपन्यास में। उसकी भी संभावना थी। आप जिसको एक शिकायत के तौर पे पेश कर रहे हैं, मैं उसे शिकायत नहीं ले रहा हूँ। मुझे उसमें संभावना नजर आती है, लेकिन वह संभावना इसमें फलीभूत नहीं होती है, वह शिकायत है मुझे। जी, लेकिन पठनीय है बहुत उपन्यास। आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पढ़ने का आनंद इस पूरे उपन्यास में मिलता है। हाँ, मुझे अलग से इसलिए आनंद आया कि एक तरह से मैं उस उपन्यास के साथ पटना में घूम रहा था, पटने की गलियों में घूम रहा था, उन इलाकों में घूम रहा था जिनमें 40 साल पहले हम पैदल घूमा करते थे। तो इस वजह से मुझे अलग से आनंद आया, लेकिन इसलिए भी कि हमारे उपन्यासों में हमारे शहर आने चाहिए, हमारे कस्बे, शहर, गांव आने चाहिए, और उनका व्यक्तित्व भी खिलना चाहिए। तो पटना इसमें दिखलाई पड़ता है। यह भी उस उपन्यास की खासियत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी, इस उपन्यास पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। हम सांप्रदायिक समय में रह रहे हैं, सांप्रदायिक विभाजनों के बीच रह रहे हैं। इन सांप्रदायिक विभाजनों का बच्चों पर क्या और कैसा असर पड़ रहा होगा? जाने माने व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर में इस त्रासद स्थिति पर कटाक्ष कर रहे हैं। एक छोटी रचना पढ़ता हूँ, और एक सांप्रदायिक समय में बच्चे। पहली दो छोटी कथाएं। पहली कथा पढ़ता हूँ। बहुत छोटे से दो बच्चे थे, एक ही मोहल्ले के, खेलते रहते थे दिन भर, छुपन छुपाई, चोर सिपाही, क्रिकेट। दुनिया से बेखबर, माएँ पुकारती रह जाती, बाप निकलते, खोज कर लाते, खींचते कि चलो अब खाना तो खाना है कि नहीं, चलो अब सोना भी है कि नहीं। माँ पूछती तुम लोग थकते नहीं रे। ऐसे बच्चे आपस के दोस्त, मोहल्ले में खेलने वाले की अचानक शहर में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कर्फ्यू, बंद, आगजनी, दंगे, भय, सन्नाटा, आतंक, पुलिस की गाड़ी के सायरन, रात भर माँ बाप का जागना। देख रहा है घबराई आंखों से बच्चा भी सो नहीं रहा है। तनक सी आहट पर माँ बाप का चौंक चौंक जाना भी देखता है। बत्ती बंद करके खिड़की का पर्दा हौले से खिसका कर बाहर की टोह लेना, दिन रात घर में बंद रहना, खेलने की कोशिश करो तो माँ बाप की डांट खाना। सहमे सहमे ही घर में घुसता था बच्चा। टेलीफोन पर पापा की लंबी लंबी बातें होती, फुसफुसाना, माँ को बताना कि फलाने का घर फूंक दिया गया कल रात। और भी ज्यादा चौकसी, सब्जी का चाकू तकिए के नीचे धर के माँ का सोना, सोते सोते जागना, घबराहट भरी हवा का दिन भर बंद कमरों में साए साए चलना। दोनों बच्चों ने कई दिनों तक अपने अपने घर में यही माहौल देखा। फिर दंगे खत्म हुए। दंगे खत्म होते ही है, आदमी लंबे समय तक दंगाई नहीं रह पाता। कर्फ्यू उठा, शहर धीरे धीरे कूलता कराहता वापस अपनी राह आया। फिर भी काफी दिनों तक घरों में एहतियात बरता गया, चिंता रही, बचाव की तैयारियां होती रही। फिर धीरे धीरे घरों में सब कुछ सामान्य हो गया।
बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई। दोनों बच्चे फिर मिले, पर इतने दिनों में इन दोनों के बीच, ये दोनों इसी बीच मानो बहुत बड़े हो गए थे। खेल शुरू करने से पहले एक ने दूसरे से पूछ लिया कि तू मेरे ही धर्म का है ना? दूसरे ने हंसकर जवाब दिया, तेरे धर्म का ना होता तो क्या मेरी मम्मी तेरे साथ खेलने भेज देती? एक दंगा कितने बच्चों को बच्चा नहीं रहने देता। यह बात शायद दंगा ही नहीं जानते, या शायद अच्छी तरह जानते हैं। तभी एक दूसरा सांप्रदायिकता को लेकर ही एक छोटा सा लघु कथा जैसा कह लें या नोट कह लें, वो यूं है कि बच्चे के माथे पर एक लंबा सा तिलक लगा है, एकदम पंडित जी लग रहा है, खूबसूरत पंडित जी। बाप ने खुश होकर कहा, एकदम पंडित जी लग रहा है। उधर बच्चे के सिर पर एक जालीदार टोपी पहन ली और अम्मी के सामने आया तो उसने प्यार से उसकी पेशानी चूम ली, एकदम नमाजी लग रहा है ना? दोनों बच्चों को उनके माँ बाप प्यार कर रहे हैं और एक बच्चे ने गले में क्रॉस लटका रखा है, एकदम क्रिश्चियन वाला। बच्चे ने ऐसा कुछ डाल या पहन रखा हो, ये दंगाई कह रहा है, बच्चे ने ऐसा कुछ डाल या पहन रखा हो तो सहूलियत हो जाती है साहब। कुछ भी न डाला हो तो बच्चे का पता नहीं चलता, तब सभी बच्चे बस बच्चे लगते। तब डर लगता है साहब कि कहीं हम गलती से अपने धर्म के बच्चे को ही ना काट डालें, है कि नहीं साहब? दंगों में पता नहीं चलता साहब, हमें भी बड़ी जल्दी होती है, आदमी बड़ी जल्दी में रहता है। इधर आग लगाई, इधर मारकाट किया और जगह जगह आग लगाकर जगह जगह मारकाट करके भागते दौड़ते थक जाते हैं साहब। अब ऐसे में अचानक ही कोई बच्चा सामने आ जाए तो हमारे सामने तो देखो कितनी परेशानी पैदा हो जाती है कि इसे मारें कि छोड़ें। अब बच्चे के सिर पर, इस बच्चे के सिर पर ना तो माथे पे तिलक है, न सिर पर टोपी है, न गले में क्रॉस है, क्या करें इसका? एकदम बच्चा तो बच्चे जैसा है, बहुत परेशानी है। काट डालें कि प्यार करें, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो माँ बाप से निवेदन है, दंगाइयों की तरफ से, देश के समस्त माँ बाप से प्रार्थना है कि बच्चों को ठीक ठाक तैयार रखा करें, ताकि जब दंगाई आए तो उन्हें कंफ्यूजन ना हो। नन्हा सा बालक दुनिया से बेखबर भाग रहा था तितलियों के पीछे कि उसे रास्ता रोके शैतान मिल गया। शैतान ने अपना ड्रेस कोड बहुत समझदारी से चुना है, धर्म का बाना, हाथों में हथियार की भांति उठाई हुई धार्मिक किताबें, धर्म ग्रंथ, जुबान पर इन किताबों के मनमाफिक पर मनभावन अर्थ, चेहरे पर मासूम मुस्कान, बाबा संत मौलवी वाला चेहरा। क्या करे शैतान भी, इस बाने के बगैर उसका काम भी नहीं चलता। धर्म को नष्ट करने के लिए शैतान को धार्मिक प्रतीकों का ही सहारा लेना पड़ता है। रुको बेटा, तितलियों के पीछे भागने के दिन नहीं रहे तुम्हारे, बड़ा होकर बड़े काम करने हैं। आओ मेरे संग, मेरी पाठशाला में बैठो, तुम्हारे माँ बाप को मैं समझा चुका, इन ग्रंथों को मेरे नजरिए से पढ़ो, मैं जो अर्थ बताऊं आत्मसात करो, बचपन से गुनोगे तो बड़ा होते होते तुम्हें कोई भ्रम नहीं रहेगा। बच्चे ने देखा उसके माँ बाप शैतान के पीछे श्रद्धानवत खड़े हैं, बच्चे की उंगली शैतान ने थाम ली है। छोटे छोटे के बच्चों की उंगलियां पकड़कर शैतान लिए जा रहा है और उनके माँ बाप प्रसन्न हैं। माँ बाप को पता नहीं शैतान कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचाता। बच्चे अलबत्ता जितनी जल्दी समझदार हों अच्छा है। ताना बाना में आज बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।